तो आज हम लोग क्लास 12th का अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। मैथमेटिक्स गणित का पहला चैप्टर संबंध एवं फलन। तो वो लोग भी निराश नहीं होंगे जो कहेंगे सर मुझे 11 की चीजें बिल्कुल याद नहीं है। तो कोई बात नहीं, तुम्हें 11 की चीजें याद नहीं है तो तुम्हें थोड़ा बहुत रिकैप, थोड़ा बहुत अभ्यास तुम्हें पिछली कक्षाओं का भी कराया जाएगा ताकि तुम्हें इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ना हो। बेटा कोई भी दो लोग जो आपस में संबंधित हो, जैसे बेटा देखो फैमिली मेंबर मान लो, तुम्हारे नाना की फैमिली अलग हो गई, तुम्हारे दादा की फैमिली अलग हो गई। उस फैमिली में तुम्हारे मम्मी के भाई तुम्हारे मामा रखते रिश्ते में, तो उस फैमिली का कोई ना कोई एक मेंबर तुमसे कुछ ना कुछ तरीके से रिलेटेड होगा। ऐसे कहा जाए अपनी अपनी पसंद की 5 किताबें उठाइए, अपनी अपनी पसंद की 5 किताबें उठाइए, क्या यह समुच्चय बनेगा? हेलो बच्चों, मैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव आपके इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो बच्चों, हम लोग आज क्लास 12th मैथमेटिक्स का नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं। मैथमेटिक्स क्लास 12th का आज बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। आज से हम लोग अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में लग जाएंगे, जो परीक्षाएं हमारे फरवरी महीने में होने वाली है। इस बैच में आपको क्लास 12th की मैथमेटिक्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ाई जाएगी, जिसकी डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, जितने भी पेपर वगैरह अवेलेबल होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जो पिछले साल पूछे गए हैं, वो सारे के सारे आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 12th का अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। मैथमेटिक्स गणित का पहला चैप्टर संबंध एवं फलन। देखो बच्चों, टॉपिक भी लिखा हुआ है, हमारा सबसे पहला चैप्टर है क्लास 12th मैथमेटिक्स का सबसे पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन। देखो बेटा, संबंध एवं फलन के बारे में हमने कक्षा 11 में भी थोड़ा बहुत सीखा है, लेकिन वो बहुत छोटे लेवल पे सीखा है। लेकिन वहां जो चीजें हमने सीखी, कैसे निकाले जाएंगे, कितने संबंध बनते हैं, कितने फलन होते हैं, फलन कितने तरीके के होते हैं, संबंध कितने तरीके के होते हैं, ये हमें कक्षा 11 में सिखाया गया। तो जो सीखी हुई चीजें थी, उन्हीं सीखी हुई चीजों का यूज करके हम लोग क्लास 12th में अपने इस संबंध एवं फलन वाले चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, अब जरूरी यह है कि आपको क्लास 11th के संबंध और फलन के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल नई चीज न लगे आपको। ऑलरेडी आप क्लास 11th में चीज पढ़ के आ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल नया ना लगे, इसके लिए आपको थोड़ा बहुत चीजें जो होगा वो मैं क्लास 11th का बताऊंगा, जिसके बेसिस पे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो वो लोग भी निराश नहीं होंगे जो कहेंगे सर मुझे 11 की चीजें बिल्कुल याद नहीं है। तो कोई बात नहीं, तुम्हें 11 की चीजें याद नहीं है तो तुम्हें थोड़ा बहुत रिकैप, थोड़ा बहुत अभ्यास तुम्हें पिछली कक्षाओं का भी कराया जाएगा ताकि तुम्हें इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ना हो। बेटा ठीक है, तो देखो पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं संबंध एवं फलन। तो संबंध पहले पढ़ेंगे, फलन थोड़े टॉपिक के बाद आएगा। ठीक है, तो पहले संबंध खत्म किया जाएगा, इसके बाद हम लोग फलन पढ़ेंगे। ठीक, तो बेटा देखो संबंध क्या है। संबंध क्या है? गणित में संबंध रिलेशन को इस तात्पर्य से लिया गया है। गणित में संबंध या रिलेशन का क्या मतलब होता है कि दो नंबर मान लो, तुम आपस में मान लो दो नंबर, तुम्हारे पास दो संख्याएं हो, वो दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से किसी न किसी तरीके से रिलेटेड हो, किसी न किसी तरीके से जुड़ी हुई हो। बेटा देखो, संबंध को इंग्लिश में बोलेंगे रिलेशन, संबंधित को बोला जाएगा रिलेटेड। संबंधित होगा उसको बोला जाएगा रिलेटेड। ए बी से संबंधित है, इसका ये मतलब भी इसको हम ऐसे ही बोलेंगे, ए बी से रिलेटेड है। बात समझो, थोड़ा बहुत तुम्हें अभ्यास अपनी भाषाओं में भी करना पड़ेगा। ए अगर बी से संबंधित है तो ए बी से रिलेटेड है, इसको ऐसे बोला जाएगा। संबंधित वर्ड को बार बार रिलेटेड रिलेटेड बोलेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रिलेटेड का मतलब संबंधित है। ठीक, तो हम लोग रिलेशन स्टार्ट करने वाले हैं। रिलेशन एंड फंक्शन हमारा चैप्टर है, पहला टॉपिक हम लोग रिलेशन पढ़ रहे हैं। उस रिलेशन का डिफिनीशन मैंने यहां लिखा हुआ है कि गणित में संबंध रिलेशन को इस तात्पर्य से लिया गया है जिसमें दो वस्तुएं आपस में क्या होती हैं, संबंधित होती हैं। कोई भी दो लोग जो आपस में संबंधित हो, जैसे बेटा देखो फैमिली मेंबर मान लो, तुम्हारे नाना की फैमिली अलग हो गई, तुम्हारे दादा की फैमिली अलग हो गई। उस फैमिली में तुम्हारे मम्मी के भाई तुम्हारे मामा रखते रिश्ते में, तो उस फैमिली का कोई ना कोई एक मेंबर तुमसे कुछ ना कुछ तरीके से रिलेटेड होगा। वहां एक बड़े लोग हैं, यहाँ एक बड़े लोग हैं, एक परिवार उधर, एक परिवार इधर। इस परिवार का हर एक मेंबर वहां के किसी न किसी मेंबर से जरूर रिलेटेड है, जरूर संबंधित है। जैसे तुम अपने मम्मी के भाई यानी कि मामा से रिलेटेड हो गए, चाचा से रिलेटेड हो गए, ऐसे कई। तुम अगर एक मेंबर हो, तुम फैमिली के किसी न किसी मेंबर से रिलेटेड जरूर हो। ठीक है, तो गणित में संबंध का यही मतलब है कि दो संख्याएं आपस में किस तरीके से रिलेटेड है, किस तरीके से संबंधित हैं। हमें यही पढ़ना, पूरे एंटायर चैप्टर में हमें यही पढ़ना है, पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है कि दो संख्याएं आपस में कैसे रिलेटेड है या दो संख्याएं आपस में कैसे संबंधित हैं। जैसे देखो कुछ एग्जांपल यहां लिखे हुए हैं। ए और बी दो एलिमेंट हैं, ए और बी दो एलिमेंट हैं। एलिमेंट का मतलब बेटा तत्व। तत्व कौन होता है? सर जो परिवार में, जो संबंध में बैठेगा वही हमारा क्या होगा, तत्व होगा। जैसे तुम्हारे और तुम्हारे मामा के बीच में रिलेशन। ठीक, तो एक तत्व तुम हुए, एक तुम्हारे मामा जी हुए। मम्मी पापा में रिलेशन, ठीक, भाई बहन में रिलेशन, दादा दादी में रिलेशन।
तो ये दोनों लोग हमारे रिलेशन के क्या बन जाएंगे, तत्व बन जाएंगे। तत्व या अवयव, जिसे हम लोग एलिमेंट भी बोलेंगे। जैसा मैंने बताया, भाषा का बड़ा रोल प्ले होगा। संबंधित को बार बार रिलेटेड बोला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी नॉर्मल इंग्लिश है। संबंधित को रिलेटेड बोला जाए, तत्व को एलिमेंट बोला जाए। क्या बोला जाए, एलिमेंट बोला जाए। एलिमेंट का मतलब रिलेशन में बैठने वाले लोग हमारे एलिमेंट रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ ए बी का भाई है, ए बी का भाई है मतलब ए बी से रिलेटेड है, ठीक। ए बी की बहन है मतलब यहां भी ए बी से रिलेटेड है। और यहां लिखा है ए बी का पिता है मतलब यहां भी ए बी से किसी न किसी तरीके से क्या है, रिलेटेड है। पिता पुत्र का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है। और यहां देखो यहाँ भाई बहन का रिश्ता हो गया, यहाँ पे पिता पुत्र का रिश्ता हो गया। ऐसे कई रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं, कई एग्जाम्पल बनते हैं संबंध के, ठीक है। तो दो लोगों को उठाओ, उनके बीच में जो भी रिलेशन हो उसको डिफाइन करो। संबंध का बेटा यही मतलब है, ठीक है। चलो आगे देखो, अगर संबंध तुम्हें यहाँ क्लास 12th में डीप में पढ़ना है, जो कि बड़े बड़े मार्क्स में क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में करने के लिए, तो अगर अच्छे लेवल पे पढ़ना है तो अच्छे लेवल पे पढ़ाई तब हो सकती है जब तुम्हें पिछले क्लासेस में पढ़ाई गई चीजों के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो, ठीक। अब बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं तो बिल्कुल उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्लास 12th का ये मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर बिल्कुल सबको समझ में आ जाए। इसके लिए मैं तुम लोगों को क्लास 11th के थोड़ी बहुत माइन्यूट चीजें जो हमें यहाँ पे यूज होनी है उसके बारे में बताऊंगा, ठीक। ये चल रहा पहला चैप्टर, ये पहला लेक्चर चल रहा है जो इंट्रो होगा। इंट्रो मतलब परिचय होगा संबंध का। तो संबंध का परिचय देने के लिए, संबंध के बारे में थोड़ा बहुत जानने का ये वीडियो है। तो जानने के इस सीरीज में आपको पहले उन चीजों को जानना पड़ेगा जिनके बारे में आप पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, ताकि उन चीजों के बेसिस पे हम आगे कहानी बढ़ा सके, ठीक है। तो देखो दूसरा पार्ट क्या है, हम लोग जब रिकैप करेंगे, रिकैप का मतलब होता है कहानी अब तक। आपको एक नया चैप्टर दिया गया है, संबंध पढ़िए। सर संबंध तो हम क्लास 11th में पढ़ के आए थे, उसी से पहले एक चैप्टर पढ़ा गया था समुच्चय, समुच्चय पढ़ा गया था। सर समुच्चय के बेसिस पे था संबंध, और संबंध हमें छोटे लेवल पे पढ़ाया गया। अब क्लास 12th में ये संबंध थोड़ा बड़ा कर दिया गया है, रिलेशन थोड़ा सा ज्यादा लेवल पे कर दिया गया। थोड़े अच्छे अच्छे किफायती सवाल आने वाले हैं अब, ठीक है। तो उन सवालों तक पहुंचने के लिए पहले तुम्हें जानना पड़ेगा कि सर हमारी कहानी, हमारा बेस कितना मजबूत है। क्या तुम पिछली चीजें थोड़ी बहुत जानते हो? नहीं जानते, कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूं, बता रहा हूं। सुनो देखो, रिकैप क्या है, कहानी अब तक क्या है। अब तक की कहानी में बेटा तुम्हें यही जानना है कि समुच्चय क्या है। पहले अगर तुम समुच्चय जान जाओगे तब तुम एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय पे संबंध बनाना जान जाओगे। और एक बार अगर रिलेशन बन गया, एक बार संबंध स्थापित हो गया, तो उसके बाद तुम क्लास 12th का पूरे चैप्टर का सवाल लगा दोगे। कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। सवाल देखो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या कहानी होगी, क्या डिफिनीशन होगा, सब सीखते चलो। समुच्चय क्या होता है? समुच्चय की डिफिनीशन थी, क्लास 11th में पढ़ा था, पूर्ण रूप से परिभाषित वस्तुओं का समूह। पूर्ण रूप से परिभाषित वस्तुओं का समूह, इसे हम समुच्चय कहते हैं। सर वस्तुओं का समूह, वस्तुओं का ग्रुप, वस्तुओं का झुंड तो समुच्चय होता है, लेकिन सर जो वर्ड लिखा है पूर्ण रूप से परिभाषित, अब हमारे सामने तो जितनी वस्तुएं दिखेंगी सबको हम इकट्ठा कर लेंगे तो सर समुच्चय बना देंगे। नहीं बिल्कुल बेटा, ऐसा नहीं करना, ये बिल्कुल गलत मैनर होगा समुच्चय बनाने का। जो लिखा है पूर्ण रूप से परिभाषित, उस बात को ध्यान देना है। ऐसी ही वस्तुओं का संग्रह करना है, कलेक्शन करना है, जुटाना है, इकट्ठा करना है जो अपने आप में पूर्ण रूप से परिभाषित हो। पूर्ण रूप से परिभाषित का मतलब होता है जिसमें किसी को किसी तरीके की डाउट ना हो। मैं तुमसे ये काम कहूं, तुम्हारे बगल वाले दोस्त से काम कहूं, उनके बगल वाले दोस्त से काम कहूं, लेकिन सभी लोग एक ही तरीके का आंसर दे रहे हैं, तो ये बात है कि वो परिभाषित चीज है। बात समझे? अगर उनका आंसर कुछ और आया, उनका आंसर कुछ और आया, उनका आंसर कुछ और आया, तो ये चीज अपरिभाषित है, मतलब कोई कुछ भी बोल सकता है। तो समुच्चय में कौन होता है? जो कुछ भी बोल दे वो नहीं, जो सब लोग बोले वो समुच्चय में होता है, वो पूर्ण रूप से परिभाषित होता है। मतलब एक आदमी जो बोले वही सारे आदमी बोल रहे, तो ये पूर्ण रूप से परिभाषित चीज है। जैसे एग्जाम्पल सुनो, पूर्ण रूप से परिभाषित का क्या मतलब हुआ? पूर्ण रूप से परिभाषित का यह मतलब हुआ, मैं तुमसे कहूं स्वरों का कलेक्शन लिख के दिखाओ, अंग्रेजी अल्फाबेट के वॉवेल्स का कलेक्शन लिख के दिखाओ, अंग्रेजी अल्फाबेट के वॉवेल का कलेक्शन लिख के दिखाओ। क्या लिखोगे? सब के सब लिखोगे AEIOU, AEIOU, सब लोग यही लिखोगे। अगला बंदा आएगा वो भी वही लिखेगा, अगला बंदा आएगा वो भी वही लिखेगा। जितने भी आदमी आएंगे सब के सब वावेल्स अगर लिखने होंगे तो 5 वावेल लिखेंगे, AEIOU, ये लिखेंगे। किसी का कोई अंतर अलग तो नहीं आएगा, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, उत्तर सबका सेम है। अगर उत्तर सबका सेम है तो जरूर ये वावेल्स जो है पूर्ण रूप से परिभाषित हैं, यानी सबको एक ही कहानी पता है इसके बारे में। ठीक है, अभी मैं तुमसे कहूं 1 से लेकर 10 तक के बीच में सम संख्याएं लिख के दिखाओ कितनी है। 1 से लेकर 10 तक के बीच में सम संख्याएं कितनी है? तो कोई आदमी क्या लिखेगा? 2 4 6 8 10। 1 से लेकर 10 तक हो गया, 2 4 6 8 10। सर ये सम संख्याएं हैं। और कोई आएगा तो सम संख्या क्या लिखेगा? 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। सब लोग आएंगे यही संख्याएं लिखते चले जाएंगे।
क्या मतलब हुआ इसका? मतलब सबका आंसर क्या है? सेम है, किसी को किसी बात में डाउट नहीं है। 3 से विभाजित होने वाली प्रथम 5 संख्याएं लिखो। सब लोग लिख देंगे 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। सर 5 संख्याएं यही हैं, पहली 5 संख्याएं यही है। अब मैं देखो बेटा सवाल में ट्विस्ट देता हूं। अब अपरिभाषित क्या होता है? अपरिभाषित का मतलब यह होता है जिसके सवालों में उत्तर में अब डिफरेंस देखने मिले, अंतर हो, सब लोग एक ही तरीके का उत्तर ना दे पाए। जैसे मैं कहूं अभाज्य संख्याओं का कलेक्शन लिखो, अभाज्य संख्याएं लिख के दिखाओ। तो अभाज्य संख्याएं हो सकता है कोई 2 लिखेगा, कोई 4 लिखेगा, कोई 6 लिख के दिखा देगा। तो अभाज्य संख्याएं मतलब 2 4 6 नहीं, संख्याओं में 2 4 6। ठीक, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनको काटने वाला केवल वही नंबर होता है और कोई नहीं। ठीक, तो कुछ अभाज्य संख्याएं कोई और लिखेगा, उनको कुछ और भाज्य संख्या पता होगी, उनको कुछ और अभाज्य संख्या पता होगी, 2 4 लोग और आएंगे, उनको कुछ और अभाज्य संख्या पता होगी, सब लोग अलग अलग आंसर देंगे। तो यही बात है, सिंपल यही तरीका है। और भी एक फेवरेबल एग्जांपल है, खेल से रिलेटेड है। खेल से रिलेटेड ऐसे है, आप क्रिकेट में चले जाइए, क्रिकेट का एग्जांपल दीजिए। अपने आप 5 पसंदीदा बल्लेबाजों के नाम बताइए। आप 5 पसंदीदा बल्लेबाजों के नाम बताइए। तो अगर 5 आदमी उठाए जाएं, उनसे बोला जाए कि चलिए आप लोग अपने अपने 5 पसंदीदा बल्लेबाजों के नाम लिखिए। हो सकता है उनको कुछ और बल्लेबाज पसंद हो सकता है उनको किसी से घृणा हो तो उनको पसंद ना हो सकता है उनको कुछ और पसंद हो, उनको कुछ और पसंद हो। सबको अपनी अपनी पसंद के अकॉर्डिंग बल्लेबाज पसंद है। ठीक है, अब सबका उत्तर क्या आएगा? सबका उत्तर क्या सेम आएगा? नहीं, सबका उत्तर सेम नहीं आएगा, यानी ये एक अपरिभाषित समुच्चय बन जाएगा। अपरिभाषित वो होता है जिसमें डिफरेंस होता है, अपरिभाषित वो होता है जिसमें किसी को कोई डाउट नहीं, सबका उत्तर सेम आता है। ऐसे बेटा और भी एग्जाम्पल अपने दिमाग में लेके ट्राई करो, सब समझ जाओगे। जैसे ऐसे कहा जाए अपनी अपनी पसंद की 5 किताबें उठाइए, अपनी अपनी पसंद की 5 किताबें उठाइए, क्या यह समुच्चय बनेगा? सोच के बताओ। अपनी अपनी पसंद की 5 किताबें, किसी को कुछ किताबें पसंद होगी, किसी को कुछ किताबें पसंद होंगी। सबकी पसंद क्या सेम तो हो नहीं सकती। उनको हो सकता है कॉमिक पसंद है, उनको नॉवेल पसंद है, उनको कुछ हिंदी लिटरेचर पसंद है, कुछ भी हो सकता है। सबको अलग अलग तरीके से पसंद होती हैं चीजें। ठीक है, तो ये समुच्चय नहीं बनेगा क्योंकि ये परिभाषित नहीं है। ठीक है, अब मैं कहूं मुंशी प्रेमचंद की हाइलाइट्स किताबें, मतलब सबसे फेमस किताबों का संग्रह बताओ। 2-3 संग्रह बता दीजिए। तो हो सकता है 2-3 संग्रह कोई लोग बता देंगे हाँ सर ये सबसे फेमस किताबें हैं। ठीक है, तो ऐसे समुच्चय बनाना है। समुच्चय वैसे ही बनाना जिसमें चीजें परिभाषित हो। ठीक, वही समुच्चय बनेगा। इसलिए देखो बेटा परिभाषा क्या लिखी गई है, पूर्ण रूप से परिभाषित वस्तुओं का समूह क्या कहा जाता है? समुच्चय कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो लिखा है मैंने, एग्जाम्पल लिखा है AEIOU। AEIOU का मतलब हुआ अंग्रेजी वॉवेल्स, अंग्रेजी वॉवेल्स का कलेक्शन, अंग्रेजी में वॉवेल्स का कलेक्शन। और दूसरा लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, ये लिखा हुआ है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं। अगर मैं किसी से बोलूं तुम प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं लिख के दिखाओ तो 1 से स्टार्ट करेगा और 5 तक लिखेगा। ठीक है, सारे लोग आंसर यही लिखेंगे। जिसको नहीं पता होगा बेटा वही गलत लिखेगा। जिस सबको अगर पता है तो सब लोग 1 2 3 4 5 ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों समुच्चय बन जाएंगे बेटा। ठीक है, समुच्चय हो गया। चलो रिकैप में पढ़ रहे थे, समुच्चय सीख लिया। अब देखो बेटा समुच्चय कुछ अलग अलग तरीके के भी होते हैं। अब समुच्चय हो गया तो समुच्चय के ही बेसिस पे दूसरी डिफिनेशन भी होती है जिसे हम उप समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उप समुच्चय बोलते हैं। ठीक, उप समुच्चय क्या होता है? अब सर हमको समुच्चय समझ में आ गया। समुच्चय होता है पूरा का पूरा समूह, पूरा का पूरा नंबर जो होता है वो समुच्चय होता है, जिसमें पूर्ण रूप से परिभाषित लोग लगे होते हैं, जिसमें पूर्ण रूप से परिभाषित लोगों को भरा जाता है, उसे बोलते हैं समुच्चय। अब रिक्त ये लिखा हुआ है क्या? उप समुच्चय। उप समुच्चय क्या होता है बेटा? समुच्चय पढ़ लिए, उप समुच्चय क्या है? उप समुच्चय बच्चा है किसका? समुच्चय का। उप समुच्चय जो होगा वो छोटा सा पार्ट होगा, छोटा सा पार्ट। शरीर का जैसे एक पार्ट होता है छोटा सा पूरी बॉडी का, वैसे ही उप समुच्चय बड़े वाले समुच्चय का एक छोटा सा पार्ट होता है। अब देखो छोटा सा पार्ट कभी कभी समुच्चय के बराबर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन समुच्चय से कभी बड़ा नहीं होगा। उप समुच्चय कभी समुच्चय से बड़ा नहीं होगा। तो अब सिंपल समझो पहले उप समुच्चय है क्या? उप समुच्चय समुच्चय का ही एक पार्ट है। जैसे मैं तुमसे कहूं समुच्चय बनाओ 1 से 10 तक, तुम क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लिख दिए, 10 तक नंबर्स हो गए। अब मैं कहूं तुमसे उप समुच्चय बनाओ, उप समुच्चय में 1 से 10 के बीच सम संख्याएं लिख के दिखाओ, तो क्या लिखोगे? 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। जैसे देखो बेटा मैं लिख रहा हूं, यहां देखो नंबर्स लिखे हुए हैं, एक सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 7, एक समुच्चय बनाया 1 2 3 4 5 6 7, यहां समुच्चय बन गया 1 2 3 4 5 6 7 तक नंबर लिखे हुए हैं किसी एक समुच्चय में। किसी एक समुच्चय में मान लो समुच्चय तुम्हारा क्या है? ए है। ये तुम्हारा कौन सा समुच्चय है? तुम्हारा ए समुच्चय है। इसमें 1 से लेकर 7 तक नंबर है। और तुम्हारे बी वाले समुच्चय में देखो बेटा
बी वाले समुच्चय में 2 3 4 5 है बस, 2 3 4 5 है बस। ए वाले समुच्चय में तुम्हारा 1 से लेकर 7 तक है। बात समझ में आई? तो देखो, क्या बी के सारे नंबर ए में पहले बैठे हुए हैं? ए हमारा क्या है? समुच्चय है। ए क्या है? ये समुच्चय है, ये समुच्चय है। हमने एक नया समुच्चय बनाया, क्या? बी। क्या बनाया? एक नया समुच्चय बी बनाया, जिसमें वही लोग लिखे हुए हैं जो किसमें थे? ए में थे। देखो 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है। अगर बी के सारे लोग ए में बैठे हुए हैं तो बी उप समुच्चय होगा किसका? ए का। बी के सारे लोग किसमें बैठे हुए हैं? ए में बैठे हुए हैं, तो बी जो है हमारा बेटा क्या बन गया? उप समुच्चय बन जाएगा किसका? ए का उप समुच्चय बन जाएगा। देखो बी के सारे लोग ए में हो सकते हैं, लेकिन ए के सारे लोग उल्टा बी में ना आ जाएं, ऐसा ना हो। जब बराबर होता है तभी ऐसा होता है। बात समझ में आई? 2 सेट बराबर भी हो सकते हैं आपस में, 2 समुच्चय आपस में बराबर भी हो सकते हैं। वो तब होते हैं जब नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब ए के अंदर आने वाले लोग जितने थे उतने ही बी में आने वाले लोग भी हैं, तो हमारा सेट ए जो होता है वो बी के बराबर होता है। लेकिन उप समुच्चय बताना हो तो उप समुच्चय बताना कि ये छोटा होता है, इस समुच्चय से क्या होता है? छोटा होता है। और जो उप समुच्चय होता है उसके सारे के सारे लोग जो होते हैं ए में बैठे होते हैं। देखो यहाँ बी के सारे लोग, देखो बी के सारे लोग कहां बैठे हैं? 2 3 4 5, 2 3 4 5 सब किसमें है? ए में है। तो हमारा जो बी रहेगा वो उप समुच्चय हो जाएगा किसका? ए का। देखो डेफिनेशन देखो, यदि ए कोई समुच्चय हो, ए कोई समुच्चय हो तो एक अन्य समुच्चय बी, एक अन्य समुच्चय बी ए का क्या हो जाएगा? ए का उप समुच्चय हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? उप समुच्चय हो जाएगा। यदि बी के सारे एलिमेंट, बी के सारे तत्व किसमें हो? ए में हो। बी के सारे तत्व ए में हो तो हमारा जो बी होगा वो उप समुच्चय हो जाएगा किसका? ए का। बात समझ में आई? बी हमारा उप समुच्चय हो जाएगा ए का। और कैसे लिखा जाता है? तो देखो ऐसे लिखा जाता है, बी उप समुच्चय है, मतलब बी सबसेट है, सबसेट है किसका? ए का। बेटा सी नहीं है, सी नहीं, ऐसे उप समुच्चय है किसका? ए का। अब देखो जिधर का मुंह बेटा बड़ा रहेगा, किधर मुंह बड़ा है? इधर का मुंह बड़ा हुआ है, मतलब ये वाला सेट बड़ा है। जिधर मुंह खुला हुआ होगा वो बड़ा होगा, जिधर मुंह चिपटा होगा, बंद होगा, उधर वाला सेट छोटा हो जाएगा। और जो छोटा होता है वो उप समुच्चय होता है, जो बड़ा होता है वो समुच्चय होता है। ठीक, जैसे एक प्रेसिडेंट हो गए, एक वाइस प्रेसिडेंट हो गए। प्रेसिडेंट का जो जैसे होता है ना राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का दौरा क्या होगा बेटा? दौरा ऊपर, उनको ऊपर रखा जाएगा, और जो उपराष्ट्रपति होगा उनका थोड़ा दौरा क्या होता है? नीचे होता है, उनका थोड़ा पद जो होता है वो नीचे होता है। तो राष्ट्रपति का पद ऊपर, उपराष्ट्रपति का पद थोड़ा सा उनसे नीचे। वैसे ही समुच्चय क्या होता है? बड़ा होता है, उप समुच्चय थोड़ा सा छोटा होता है। बात समझ में आई? ठीक। लेकिन हाँ, बी के सारे तत्व किसमें होंगे? ए में बैठे होंगे, तो ए रहेगा हमारा बड़ा बड़ा सेट। ठीक है, यहाँ देखो ऐसे ही लिखा जाएगा। उप समुच्चय बोला गया है तो उप समुच्चय लिखा कैसे जाएगा? बी को बोला जाएगा बी सबसेट है किसका? ए का। मतलब बी उप समुच्चय है किसका? ए का। ठीक, यानी कि पूरा का पूरा बी किसमें है बेटा? ए में रखा हुआ है। देख लो पूरा का पूरा जो बी था वो किसमें है? ए में है। पढ़ते कैसे हैं? पढ़ते ऐसे हैं, बी कंटेंड। क्या पढ़ते हैं बेटा? कंटेंड। जो सिंबल लगा होता है कंटेंड का मतलब होता है पूर्ण रूप से भरा हुआ। क्या? भरा हुआ। कंटेंट का मतलब क्या? भरा हुआ है, भरा हुआ है। कंटेंट इन ए, किसमें भरा हुआ है? बी जो है पूरा का पूरा ए में भरा हुआ है। सिंबल्स और वर्ड्स बेटा समझते चलो, भाषा का इंपैक्ट पड़ने वाला है। ठीक, जैसा मैंने शुरुआत से बताया, संबंधित को रिलेटेड बोला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, इतनी अंग्रेजी तुमको सीखनी पड़ेगी। ठीक, समूह को ग्रुप बोला जाए, तत्व को एलिमेंट बोला जाए, तो ये सब चीजें तुम्हें धीरे धीरे क्या करनी पड़ेंगी? सीखनी पड़ेंगी। 12वीं कक्षा के छात्र हैं आप। ठीक, तो देखो बी कंटेंट इन ए, या बी पूरा का पूरा किसमें है? ए में है। बस ऐसे मुंह जिधर बड़ा होगा याद रखना, इधर का मुंह बड़ा है तो यानी ए बड़ा हो गया हमारा और बी क्या हो गया? छोटा हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक बेटा, चलो देखो इतना क्लियर है। ठीक है, देखो अभी तो हमारा बी जो था वो उप समुच्चय हो गया किसका? ए का। हमारा उप समुच्चय हो गया, बी ए का उप समुच्चय हो गया। तो अगला देखो बेटा, अगला क्या है? आगे देखो, अब देखो समुच्चय, तुमने समुच्चय पढ़ लिया, उप समुच्चय पढ़ लिया। अब समुच्चय के क्या पढ़ने हैं? प्रकार। सर समुच्चय होता कितने तरीके का है? और भी कुछ समुच्चय होते हैं। देखो जैसे एक पहला समुच्चय लिखा गया है रिक्त समुच्चय। जल्दी जल्दी कवर करते हैं क्योंकि हमारा इंट्रो चल रहा है, हम संबंध के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि सर रिलेशन तक पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चीजें पहले मजबूत करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो यहाँ पे रिक्त समुच्चय बेटा, एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी मतलब होता है खाली, खाली को ही बोलते हैं रिक्त। सेट मतलब समुच्चय, तो ये हो गया रिक्त समुच्चय यानी कि एम्प्टी सेट। ठीक, अब देखो ऐसा समुच्चय जिसमें कोई तत्व नहीं है, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई तत्व नहीं है उसे बोलते हैं रिक्त समुच्चय, मतलब खाली समुच्चय।
इस खाली समुच्चय को बेटा सिंबल से किससे दिखाएंगे? खाली समुच्चय का सिंबल क्या हो जाएगा? खाली समुच्चय का सिंबल हो जाएगा फाई। कैसे दिखाते हैं बेटा? ऐसे गोला बना कैसे लाइन खींच देते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? फाई। क्या पढ़ते हैं? फाई, PHI। क्या पढ़ते हैं? फाई। फाई से किसको दिखाएंगे? रिक्त समुच्चय को किससे दिखाते हैं? फाई से दिखाते हैं। रिक्त समुच्चय को फाई से दिखाया जाएगा। फाई का मतलब होगा कुछ नहीं। गणित की भाषा में यानी सेट में कुछ नहीं को हम जीरो नहीं लिखते। कुछ नहीं को किससे लिखा जाता है? फाई से। जो खाली हो उसको जीरो नहीं लिखना। समुच्चय की भाषा में कुछ नहीं का मतलब होता है फाई। उसको सिंबल किससे दिखाते हैं? चिन्ह फाई से दिखाते हैं। ठीक है, जैसे तुमको कोई एग्जांपल दो सर जिसमें कोई तत्व ना हो। ठीक है, तो देखो कोई तत्व ना होने का एग्जांपल कैसा है? तुम 1 से लेके 10 तक संख्याएं लिख लो। बात समझ में आई? 1 से लेके 10 तक संख्याएं लिख लो, उसमें से सम संख्याएं छाट के निकाल लो। जैसे देखो मैं तुमको एक सेट लिख के देता हूं, बताना इसमें क्या ये फाई होगा, ये रिक्त समुच्चय है अथवा नहीं। देखो 1 3 5 7 9 11। देखो बेटा एक सेट लिखा हुआ है, 1 3 5 7 9 11 एक समुच्चय लिख दिया। ठीक है, एक समुच्चय लिखा हुआ है। अब इस समुच्चय में हम तुमसे बोले बताओ कोई एक सम संख्या निकाल के दिखाओ। इस समुच्चय में क्या कोई एक सम संख्या है? 1 3 5 7 9 11 सब आपस में कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्या है। अगर ये एक कोई सेट हो, मान लो A कोई सेट है, तो हम दूसरा कोई सेट अगर B बनाएं और उसमें लिखना चाहें किसी A में से निकाल के लेके आओ और A में से आने वाला संख्या जो हो वो एक सम संख्या होनी चाहिए। तो A में आने वाली सारी संख्याएं तो विषम संख्याएं हैं, यानी B में कैसी संख्या आ सकती है? B में अगर तुमको सम संख्या लाना है और वो भी कहां से लाना है? इसमें से उठा के लाना है, तो कुछ नंबर आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा सोच के देखो। 1 से लेके 1 3 5 7 9 11 लिखा हुआ है, सारी की सारी संख्याएं विषम लिखी हुई हैं। अगर सारी संख्याएं विषम है और हम तुमसे पूछ रहे हैं इनमें से एक सम संख्या बताओ, तो भाई विषम लोगों की लाइन में तुम सम खोज ही नहीं पाओगे, है ही नहीं। तो जब कुछ नहीं है इसका मतलब वही क्या है? रिक्त समुच्चय है। बेटा जो पॉसिबल ना हो पावे वही हमारा क्या है? रिक्त समुच्चय है। बात समझ में आई? जैसे मैं तुमको सम संख्याओं का समुच्चय दूं और बोलूं इसमें से एक विषम संख्या बताओ, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जो पॉसिबल नहीं हो पाया वही हमारा क्या हो गया? रिक्त समुच्चय हो गया। बात समझ में आई? ठीक है, चलो देखो आगे। ठीक, यहां देखो अब परिमित समुच्चय क्या होता है? रिक्त समुच्चय पढ़ लिए, अब सुनो परिमित समुच्चय क्या होता है? परिमित समुच्चय, परिमित का मतलब होता है बेटा इंग्लिश में इसको बोलते हैं फाइनाइट। क्या बोलते हैं? फाइनाइट, FINITE। क्या बोला जाएगा? फाइनाइट। परिमित को क्या बोला जाएगा? फाइनाइट। हम रिक्त समुच्चय पढ़ लिए, आगे पढ़ रहे हैं अब परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय का मतलब फाइनाइट। परिमित का मतलब बेटा देखो जिसके पास कुछ सीमा होती है। सीमा का मतलब इसकी लिमिट है कि हाँ बस तुमको यहीं तक जाना है और वहां तक हम गिन लें। जिसको आप गिन लें वो परिमित समुच्चय होगा, और जिसके तत्व आप गिन ना पाए वो एक अपरिमित समुच्चय होगा। जिसको आप गिन लें वो परिमित समुच्चय होगा, जिसको आप ना गिन पाए वो अपरिमित समुच्चय होगा। मतलब जिसकी सीमा ना हो, कहां तक जाएगा पता नहीं, गिन नहीं पाए, गिनती नहीं हमारे पास आ रही है, अब कहां तक आगे गिने, ना गिन पाए तो अपरिमित। जिसको गिन लिया जाए वो परिमित समुच्चय। बात समझ में आ गई? जिसके नंबर्स आप गिन लें, हाँ 1 है 2 है 3 है 4 है, इसके अंदर 10 लोग हैं, इसके अंदर 20 लोग हैं, तो वो परिमित। और जिसको आप ना गिन पाए, सर पता नहीं कहां तक जाएगा, कितनी संख्याएं इसके अंदर आ सकती हैं, तो वो अपरिमित। ठीक है, देखो दोनों डिफिनेशन मैंने लिखा है। परिमित समुच्चय क्या है? यदि समुच्चय के तत्व गिन लिए जाएं तो समुच्चय कैसा होगा? परिमित होगा। जैसे इसमें देखो कितने समुच्चय हैं, कितने हैं नंबर्स, कितने हुए 1 2 3 4 5। इसके अंदर कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। मैंने इसको क्या कर लिया बेटा? इसको गिन लिया, तो ये क्या हो गया? एक परिमित समुच्चय हो गया। और वैसे ही अपरिमित समुच्चय क्या होता है? अपरिमित समुच्चय होगा ऐसा समुच्चय जिसके तत्व गिने न जा सके, गिने न जा सके, वो कैसा समुच्चय होगा? वो एक अपरिमित समुच्चय होगा। जैसे तुमको एग्जांपल दूं, एग्जांपल देखो, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं। इस सेट में क्या लिखा गया? इस समुच्चय में 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं लिखी गई हैं। इस समुच्चय में 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं लिखी गई हैं। अब 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हो सकती हैं? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। कितनी संख्याएं होंगी? बहुत दूर तक होंगी। तो कितनी संख्याएं होंगी हम गिन ही नहीं पाएंगे। बहुत संख्याएं हो सकती है सर, 1 लाख 2 लाख 3 लाख संख्याएं होंगी, तो उनको नहीं गिन पाओगे। जिनको ना गिन पाओ वो हमारा अपरिमित होगा, और जिनको गिन लिया जाए वो कैसी संख्या होगी? वो एक परिमित संख्या होगी। होप कि बच्चे आप लोग 11th क्लास में पढ़ के आए हैं। मैं रिकैप दे रहा हूं, कहानी अब तक चल रही है, तो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। जिसको ना समझ में आए वो जरूर कमेंट सेक्शन में बेटा अपने डाउट्स लिखे, सबके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, देखो बेटा ये भी हो गया। कॉपी अच्छे से बनाते चलो, कॉपी एक ले लो, कॉपी पे अच्छे से जितनी नोट्स बना सकते हो, यहाँ पे जितना क्वेश्चन कराया जाएगा, जितने डिफिनेशन लिखाया जाएगा, वो सभी अच्छे तरीके से सुंदर तरीके से लिखो, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में बेटा ज्यादा समय बचा नहीं है। आपको इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं होगा। अच्छी कॉपी बनाइए, जितने सवाल मैं यहाँ लगवाऊंगा उतने सवाल आप
लगाइए। उतने क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत सफिशिएंट होने वाले हैं, बहुत अच्छा नंबर पाने वाले हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहला टॉपिक यही था। इस टॉपिक में क्या करो, सबसे पहला हमारा टॉपिक ये था, पहला वाला चैप्टर यही था बेटा। डिफिनीशन कुछ लिख लो, डिफिनीशन अगर लिखते चलोगे तो ठीक रहेगा। देख लो संबंध एवं फलन लिखा हुआ है, आप संबंध हेडिंग डालिए, संबंध में आप ये लिखिए, स्क्रीनशॉट लेके रखिए, कॉपी पूरी तरीके से कंप्लीट करते रहिए। ठीक है, दूसरा वाला पेज क्या था, दूसरा वाला ये था, ये डिफिनीशन लिखो, समुच्चय स्टार्ट कर दो, रिकैप में थोड़ी बहुत चीजें पीछे की भी जाननी जरूरी है। ठीक, इसके बाद उप समुच्चय की परिभाषा लिखना, ये वाला हो जाए तो फिर क्या करोगे, फिर दूसरे डिफिनीशन में तुम रिक्त समुच्चय लिखो, रिक्त लिख लिया तो फिर परिमित समुच्चय लिखो, और परिमित हो गया तो एक अपरिमित समुच्चय भी लिख लो। इसके कुछ एग्जांपल्स तुम लोग किताब से भी पढ़ सकते हो, कुछ एग्जांपल्स अपने दिमाग से भी सोच सकते हो। सर जिसको गिना जा सके वो परिमित है, जिसको ना गिना जा सके वो क्या है, अपरिमित होगा। तो ठीक बेटा, ये भी हो गया। अब देखो अब आगे क्या है। सर एक बात तो ये भी पढ़े थे हम, परिसर, प्रांत और सहप्रांत पढ़ाया गया था। परिसर, प्रांत और सहप्रांत हमको कक्षा 11 में पढ़ाया गया है। तो देखो बेटा 11वीं कक्षा में तुम्हें परिसर, प्रांत और सहप्रांत पढ़ाया गया है। मैं तुमको इंग्लिश में भी थोड़े थोड़े वर्ड बताऊंगा, उन इंग्लिश वाले वर्ड्स को भी तुमको अपने हायर स्टडीज के लिए बेटा बचा के रखनी है, सीखना अभी से पड़ेगा, क्योंकि 12th के बाद टाइम नहीं है। अगर तुम ग्रेजुएशन में इसके बाद जाते हो, कुछ अच्छा करते हो, तो तुम्हें वर्ड्स इंग्लिश वाले बोलने पड़ेंगे, किताबों से पढ़ने पड़ेंगे, जो तुम्हें समझ में आने चाहिए। तो फिर ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे पढ़ ही ना पाए। ठीक है, तो देखो बेटा परिसर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, परिसर को बोलते हैं रेंज। अपनी कॉपी पे सब लिखते चलो, पढ़ते पढ़ते तुम्हें इंग्लिश की आदत भी लग जाएगी। ठीक, परिसर को बोलते हैं रेंज। ठीक, प्रांत को बोलते हैं बेटा डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन, इसको बोलते हैं डोमेन। और सह प्रांत को क्या बोलते हैं, कोडोमेन। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं कोडोमेन। ठीक, कोडोमेन। अब तुम्हें मैं एक चीज बताता हूं, देखो रिलेशन कैसे डिफाइंड होता है। आर जो होता है वो सेट से डिफाइंड होता है। आर जो होता है बेटा किससे डिफाइंड होता है, वो सेट से डिफाइंड होता है। और देखो समुच्चय से डिफाइंड होता है। अगर तुम्हारे पास एक समुच्चय है ए और एक समुच्चय क्या है बी, एक समुच्चय है ए और दूसरा समुच्चय क्या है बी है, तो इन दोनों का कर दो गुणा, ए क्रॉस बी निकाल लो। कौन सा गुणनफल बेटा, इसे हम क्लास 11th में क्या बोलते थे, कार्तीय गुणनफल। क्या बोलते थे, कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं इसे। ठीक, ए और बी का कर दो गुणा। जैसे देखो मैं तुम्हें ए के अंदर एलिमेंट्स दे रहा हूं, ए के अंदर कौन कौन लोग हैं, ए के अंदर हैं 1 2 3 4, ए के अंदर ये लोग हैं, ये ए बराबर है। और बेटा ऐसे ही क्या लिखा है, ऐसे ही लिखा है बी बराबर। ऐसे ही बी बराबर क्या लिखा हुआ है, कुछ भी मान लो, बी बराबर लिखा हुआ है 5 6 7 8, ये बी बराबर लिखा हुआ है। तो हमको क्या करना है, हमको ए और बी का गुणा करना है। तो ए और बी का गुणा कैसे करते हैं बेटा, देखो ऐसे सीखो। ए और बी के गुणा करने में पहला वाला नंबर ऐसे उठाते हैं, जब भी गुणा होता है तो उसको क्रमित युग्म में लिखते हैं। क्रमित युग्म का मतलब हम छोटा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, छोटे वाले ब्रैकेट में 2 नंबर लिखेंगे। पहला वाला जो संख्या होना चाहिए वो किससे आना चाहिए, ए से आना चाहिए, और दूसरी वाली संख्या किससे आनी चाहिए, बी से आनी चाहिए। ठीक है, चलो गुणा करते हैं। हम सेट बनाने जा रहे हैं। ठीक, इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब इस तरीके से नंबर आएंगे। इसके नंबर्स देखो 1 2 3 4, इसके 5 6 7 8। तो ए क्रॉस बी यानी गुणनफल में कैसे नंबर होंगे, तो ए यानी पहला नंबर ए का आना चाहिए, तो ए का सबसे पहला नंबर उठा लो बेटा, क्या 1, 1 उठा लिया। अब दूसरा वाला नंबर बी का होना चाहिए, तो बी का पहला नंबर कौन हो गया बेटा, 5 हो गया। यानी इसका पहला नंबर 1, इसका पहला नंबर 5। ठीक, अब दूसरा नंबर क्या होगा, इसका दूसरा नंबर 2, इसका दूसरा नंबर 6। ठीक, इसका दूसरा नंबर क्या हो गया बेटा 3 हो गया, इसका अगला नंबर क्या हो गया 7 हो गया, इनका अगला नंबर क्या हो गया 4 हो गया, इनका अगला नंबर क्या हो गया 8 हो गया। तो देखो हमारे पास ए क्रॉस बी के लोग आ गए, आ गए, ए क्रॉस बी के लोग आ गए। क्या किया, यानी कि हमें अगर गुणा करना था तो गुणा करने में हमने देखा कि गुणा में वही लोग आएंगे जिनमें पहला वाला किससे आया हो, ए से आया हो, और दूसरा वाला किससे आया हो, बी से आया हो। बात समझ में आई। ठीक है, ये वाला एग्जांपल भी तुम नोट कर सकते हो, ए और बी का मैंने इसमें किया है गुणा। एक एग्जांपल में तुम्हारे सामने और लिख रहा हूं, देखो अगर ए बराबर लिखा हुआ है ए बी सी डी, और इस तरीके से बी बराबर लिखा हुआ है ई एफ जी, और क्या लिखा हुआ है एच लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, 2 सेट दिया हुआ है ए और बी, यानी 2 समुच्चय दिया है ए और बी। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। तो चलो निकाल लो। देखो पहला नंबर ए का होना चाहिए, तो पहला नंबर ए का, दूसरा वाला नंबर बी का, ई हो गया, हो गया। अब क्या करना है, इसका दूसरा एलिमेंट उठाओ, दूसरा वाला तत्व उठाओ बी, इसका दूसरा वाला एलिमेंट हो गया एफ। ठीक, अब इसका और एलिमेंट क्या होगा, सी होगा, इसका अगला एलिमेंट क्या होगा बेटा, जी होगा, इसका अगला एलिमेंट क्या होगा, डी होगा, इसका अगला एलिमेंट क्या होगा, एच होगा। बेटा बात समझ में आई गई।
ठीक है, तो हमने देखो गुणा कर दिया, यानी हमने निकाल लिया ए क्रॉस बी निकाल लिया। ए का बी से, ए का ई से किया, बी का एफ से किया, सी का जी से किया, डी का एच से किया, हमने निकाल लिया ए क्रॉस बी। अभी क्या कर सकते हैं बेटा, ए क्रॉस बी में और भी तत्व आएंगे, इसके और भी तत्व हैं, हमने ए क्रॉस बी में ऐसे तत्व निकाले हैं, हमें और भी जनरल टर्म्स निकालने हैं, और भी एलिमेंट इसमें निकाल सकते हैं। जैसे देखो अब क्या करना, ए का ई से हो गया, बी का एफ से हो गया, सी का जी से हो गया, डी का एच से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ सर ऐसे कितनी संख्याएं बन सकती हैं, कितनी संख्याएं आ सकती हैं, तो लिखो ए क्रॉस बी में कुल संख्याएं, ए क्रॉस बी में कुल संख्याएं, ए क्रॉस बी में सारी संख्याएं बेटा कितनी होंगी। सर कितनी संख्या हो सकती है ए क्रॉस बी में, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर देखो कितनी संख्या है, 4, इसके अंदर कितनी संख्या 4, वैसे ही ई एफ जी एच कितनी संख्या 4, टोटल कितने हो गए बेटा 16 हो गए। तो अगर ए में 4 संख्या, बी में 4 संख्या, तो ए और बी के गुणनफल में कितनी संख्या 4 गुणे 4 संख्या, यानी कि 16 संख्या। बात समझ में आई कि नहीं आई। जैसे देखो ऐसे करते हैं, अगर ए में कितनी संख्या है पी, बी में कितनी संख्या है बेटा क्यू, ठीक, तो ए और बी के गुणनफल में कितनी संख्याएं होंगी पी क्यू, मतलब पी और क्यू का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ठीक, जैसे मैं तुम्हें एक और दूं, बताओ, देख के बताओ तो सिंपल बता सकते हो। ए में कुल 3 संख्या है, ए में कितनी संख्या है, ए में कुल 3 संख्या है, तथा बी में कुल 5 संख्या है, तथा बी में कुल 5 संख्या है। तो ए क्रॉस बी में कुल कितनी संख्या होगी, कुल कितनी संख्या होगी, ए क्रॉस बी में कुल कितनी संख्या होगी बता दो बेटा। देखो ऐसे लिखते हैं, एन ऑफ ए का मतलब ए का नंबर कितना दिया है 3 दिया है, बी में कुल नंबर बेटा कितना दिया हुआ है, एन ऑफ बी दिया है तुम्हारा 5। क्या पूछ रहा है ए क्रॉस बी में कितना होगा, तो लिखो एन ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, ये होगा ए में कितना बी में कितना, इनका क्या कर देना है सिंपली गुणा कर देना है, कितना हो जाएगा 15 बेटा संख्याएं हो जाएंगी जो ए क्रॉस बी में होंगी। अगर ए में दिया है बी में दिया है, ए क्रॉस बी में निकालना है, सिंपल कर दो गुणा, कुछ नहीं करना। बात समझ में आ गई। अब देखो हमें ये डिफाइन करना है प्रांत, सहप्रांत और परिसर क्या होता है, प्रांत, सहप्रांत और परिसर क्या होता है। तो देखो बेटा हम डिफाइन कर रहे हैं, यदि हमें कोई संबंध दिया हुआ है, आर क्या दिया हुआ है, कोई रिलेशन दिया हुआ है, आर हमारा कोई भी एक रिलेशन है, समुच्चय ए से कहां बी पर, समुच्चय ए से बी पर, तो आर जो होता है वो हमारा क्या होता है बेटा सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। देखो अभी मैंने बताया था तुमको, ए क्रॉस बी बताया था, ए क्रॉस बी बेटा ऐसे बहुत लोग आते हैं, ऐसे बताया था ना, ऑर्डर्ड पेयर करके बहुत लोग आते हैं, यानी क्रमित युग्म करके बहुत लोग आते हैं। अगर ए में 4 बी में 3 तो 4 3 12, इसमें 12 लोग आ जाएंगे। तो उन 12 लोगों में से किसी को बाहर निकाल लिया जाए, कुछ लोगों 7-8 लोग को बाहर निकाल लिया जाए, तो वो लोग बेटा संबंध बनाते हैं, वो लोग रिलेशन बनाते हैं, उनका पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले से किसी न किसी तरीके से जुड़ा होता है। बात समझ में आई। संबंध का यही मतलब है कि अगर हमारा आर लिखा हुआ है तो आर हमारा बेटा क्या होता है सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। इसको ऐसे लिखते हैं, आर हमारा सबसेट होता है, सबसेट इसको बोलते हैं बेटा सबसेट। ये क्या है सबसेट, मतलब उप समुच्चय। आर हमारा उप समुच्चय है किसका, ए और बी के गुणनफल का उप समुच्चय होगा, उसका उप समुच्चय होगा। यानी ए क्रॉस बी में जितने लोग होंगे उन्हीं में से कोई ना कोई एक क्या होगा आर हो जाएगा, उन्हीं में से कुछ ना कुछ लोगों का कलेक्शन हमारा क्या बन सकता है आर, रिलेशन बन सकता है, संबंध बन सकता है। तो देखो ये देखो कैसे प्रांत, सह प्रांत और परिसर निकालते हैं। ठीक, बात समझो। देखो अगर कोई तत्व ऐसे लिखा हुआ है 7 और 8 लिखा हुआ है, तो याद रखो पहले वाले नंबर के जो लोग रहेंगे ये हमारे किस में होंगे बेटा प्रांत में। किस में होंगे प्रांत में। जो सबसे आगे आएंगे वो प्रांत होंगे, इधर वाले जो नंबर रहेंगे वो हमारे क्या होंगे परिसर। क्या हो जाएगा बेटा परिसर, याद रहेगा। देखो ऐसा नंबर लिखा हो तो जितने लोग पहले वाले नंबर पे थे वो प्रांत होंगे, दूसरे वाले नंबर के सारे लोग परिसर होंगे। आगे वाले प्रांत, दूसरे वाले परिसर, आगे वाले प्रांत, पीछे वाले परिसर। सबको समझ में आ गया, कुछ नहीं करना, ट्रिक से याद करो। पहला वाला नंबर प्रांत है, दूसरा वाला नंबर परिसर है। देखो यहां लिखा हुआ है ए और बी के तत्व लिखे गए हैं, ए और बी के गुणा के तत्व देखो बेटा ऐसे लिखे गए हैं, कुछ तत्व लिखे गए हैं, यहाँ कुछ तत्व लिखे हुए हैं हमारे पास। ठीक है, इन्हीं में से बोल रहा है कि प्रांत और परिसर बताइए। तुमको पता है कि जो पहले वाले नंबर होते हैं वो प्रांत के होते हैं। यहाँ लिख देता हूं बेटा, देखो ए और बी कॉपी बनाना तो अच्छी कॉपी, सुंदर कॉपी बनाओ, सब कुछ लिखते रहो उस पर। ठीक, ये हमारा प्रांत होता है और ये वाला बेटा हमारा क्या होता है वो होता है परिसर। ठीक,
तो देखो पहला वाला प्रांत होगा, तो यहाँ देखो ये प्रांत ये हो गया, ये भी प्रांत हो गया, ये भी प्रांत में आएगा और ये भी प्रांत में आएगा। तो जो प्रांत होगा वो कैसा लिखा जाएगा, 1 2 5 और 7। देखो बेटा प्रांत कौन हो गया, 1 2 5 और 7। वैसे ही हमारा परिसर में कौन होगा, तो परिसर में 3 4 6 और 8। तो 3 4 6 और 8 हमारे किसमें हो गए, परिसर में हो गए। 1 2 5 7 जो पहले वाले नंबर थे वो प्रांत में होंगे, दूसरे वाले नंबर जो होंगे वो परिसर में होंगे। बात समझ में आ गई, पहले वाले प्रांत में हो गए, दूसरे वाले परिसर में हो गए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो आगे देखो, ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखो। ऐसे यदि क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए दिया है 1 से लेके कहां तक, 10 तक। बी क्या दिया हुआ है, ए से लेके जे तक दिया हुआ है, ए से लेके जे तक दिया हुआ है। ठीक, और ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स हैं वो ऐसे लिखे गए हैं। देखो ए क्रॉस बी में यहां तक लिखे गए हैं, ए क्रॉस बी में यहां तक नंबर लिखे गए हैं। कह रहा प्रांत बताओ और परिसर बताओ, प्रांत बताओ और परिसर बताओ। तो कुछ नहीं करना, प्रांत और परिसर तो आसान है। अब देखो तुम जानते हो जो आगे के नंबर रहेंगे वो क्या रहेंगे, सभी के सभी प्रांत के होंगे। ये सभी नंबर किसके होंगे, प्रांत के होंगे। तो प्रांत कौन हो जाएगा, देख के बच्चों लिख दो खाली, प्रांत कौन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे किसमें आ जाएंगे, प्रांत में आ जाएंगे। और इसके दूसरे वाले जो नंबर बचेंगे वो किसमें होंगे, वो सभी परिसर में, वो परिसर में होंगे। ठीक, याद करो जैसे मैंने प्रांत को क्या बताया था, प्रांत को बोला था कि इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, इसको पढ़ते हैं डोमेन। और परिसर, परिसर को क्या पढ़ते हैं, परिसर को पढ़ते हैं रेंज। परिसर को क्या पढ़ते हैं, परिसर को पढ़ते हैं रेंज। उसको बोलते हैं डोमेन, उसको बोलते हैं रेंज। तो पहला वाला नंबर जो हमारा रहेगा वो क्या बन जाएगा, डोमेन मतलब प्रांत बन जाएगा, और दूसरा वाला रेंज मतलब हमारा परिसर बन जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां लिखा हुआ है परिसर, रेंज कितना लिखा हुआ है, रेंज हमारा देखो BCDF। कहां देखो रिलेशन, देखो रिलेशन ये लिखा हुआ है कि यहां से यहां तक हमारा क्या है, ये रिलेशन है, R ये है। हमें R का ही प्रांत और क्या बताना पड़ता है, परिसर। अगर ये R लिखा हुआ है तो देख लो आगे वाले नंबर कौन कौन, 2 4 6 8 किसमें रहेंगे, प्रांत में रहेंगे। देखो यहां लिखा था अपने A और B में पहला वाला क्या होगा बेटा, पहला वाला आया किससे, प्रांत से, ये वाला किससे आया, परिसर से। ठीक, तो पहला वाला नंबर अगर प्रांत का है तो हमारा देखो 2 4 6 8 प्रांत में हो गए, B D F और H किसमें हो गए, परिसर में हो गए। तो देखो परिसर लिखा हुआ है BCDF, और यहाँ देखो परिसर में लिखा हुआ है। और प्रांत, सह प्रांत हमारा क्या होता है, नंबर मैंने सह प्रांत नहीं बताया, सह प्रांत क्या होता है, साइड वाले नंबर में पूरा पूरा जितना नंबर लिखा रहेगा वो सह प्रांत रहेगा। सह प्रांत बेटा तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, उस पर तुम टेंशन मत लो, तुम प्रांत और परिसर जानो, मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं तुम्हें सह प्रांत भी आगे सिखा दूंगा। ठीक है, चलो ये वाला एग्जाम्पल भी कॉपी में मेंशन कर लो, सब लोग पूरी कॉपी कंप्लीट करके रेडी रहो। ठीक है, चलो यहाँ तो हो गया। नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। इसी क्वेश्चन का बेटा देखो मैंने वेन डायग्राम बनवाया है। ठीक, इसी क्वेश्चन का वेन भी बनवाया हुआ है। वेन में क्या था, 1 2 3 4 5 देखो कहां तक लिखा हुआ है, सारी संख्याएं देखो। ए में कहां से संख्या है, ए में 1 से लेके पूरी कितना संख्या थी, 10 तक। बी में कहां से कहां तक संख्याएं थी, ए से लेके पूरा जे तक। किसका किससे रिलेशन था, 2 का बी से था, 4 का डी से था, 6 का एफ से था, 8 का एच से था। तो देखो यहाँ पे प्रांत क्या लिखा हुआ है, प्रांत, इधर वाले लोग किसमें आते हैं, प्रांत में। तो 2 4 6 और 8 देखो, 2 4 6 और 8 तुम्हारा किसमें होगा, प्रांत में होगा। परिसर में देखो बेटा, परिसर में कौन है, जो इधर के लोग पकड़े जाएंगे। 2 किससे पकड़ा गया, बी से, इधर कौन डी, इधर कौन एफ, इधर कौन एच। तो बी डी एफ एच हमारा किसमें हो गया, परिसर में हो गया। तो क्वेश्चन बेटा वाला काफी आसान था, तुम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, तेज बच्चे हो। ठीक है, देखो जाओ अब क्या करना, एक टॉपिक और देखो। इसके बाद क्या दिया हुआ है, इंटरसेक्शन पूछ रहा है, यूनियन पूछ रहा है। इंटरसेक्शन यूनियन मतलब क्या करना है बेटा, हमें इंटरसेक्शन यूनियन निकालना है। इंटरसेक्शन कौन होता है, इंटरसेक्शन वो होता है जिसमें कॉमन लोग होते हैं। और यूनियन में क्या करते हैं, यूनियन में जोड़ के लिखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे, ठीक, अगर ऐसा सिंबल है, ए और बी को जोड़ना है, ठीक है, यूनियन, यूनियन का मतलब बेटा होता है जोड़ना। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जोड़ना। और अगर ऐसे लिखा रहे तो इसका मतलब होता है कॉमन निकालना। क्या निकालना, कॉमन निकालना। इसका मतलब होता है कॉमन निकालना, जो दोनों में हो। इसका मतलब है साथ में लिखना, इसका मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों के लोगों में कॉमन चल रहा हो, उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन में। यहां देखो ए बी सी लिखा हुआ है, ए बी सी लिखा हुआ है। अब इस ए बी सी में करना क्या है, हमें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बताना है। मतलब हमारे पास पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमें क्रॉस करने से पहले, गुणा करने से पहले ये निकालना पड़ेगा कि बी और सी में कॉमन कौन है, बी और सी में कॉमन कौन है। ठीक, पहले निकाल लेते हैं बेटा। देखो बी और सी में कॉमन कौन है, बी और सी में, बी और सी में कौन कॉमन है, देखो बी और सी में केवल एक नंबर कॉमन है, कौन, 4 कॉमन है। तो बी और सी में कौन कॉमन हो गया, 4 कॉमन हो गया। बस करना क्या है, ए का गुणा करना है इसके साथ, मतलब हमें निकालना है ए का गुणा करना है
बी कॉमन वाले सी के साथ, ए का गुणा करना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। कितना हो जाएगा, कितना गुणा हो जाएगा बेटा? ए का नंबर देखो क्या है, ए का नंबर है 1 2 और 3, गुणा करना किसके साथ? सी के साथ। इसके साथ गुणा करना, इसके साथ मैंने गुणा कर दिया। कैसे गुणा करोगे? 1 लिखो 4 के साथ, ऐसे लिखो, 1 लिखो 4 के साथ, फिर 2 लिखो 4 के साथ, फिर क्या लिखना? 3 लिखना 4 के साथ। हो गया बेटा गुणा। तो कितनी आसान चीज है। 11th में सारी चीजें हम लोग पढ़ के आए हुए हैं। हम लोग बस क्या कर रहे हैं, जो सिर में थोड़ी सी धूल लगी पड़ी है उसी को बस साफ किया जा रहा है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी धूल लगी हुई है, उसको साफ कर लेंगे तो रिलेशन चैप्टर पढ़ने में हमको अच्छा लगेगा, जो हमें क्लास 12th का पहला चैप्टर पढ़ना है। ठीक बेटा, ये वाला मैंने कर दिया। आप ये वाला ट्राई करिए कि आपका होमवर्क पार्ट रहेगा। नहीं आएगा तो आप जरूर पूछिएगा, सर मुझे क्वेश्चन नहीं आया ये वाला, मुझे करके बताइए। ठीक है, अब देखो रिकैप में बेटा इतना थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते चलो। चैप्टर तो हम लोग अगला स्टार्ट कर ही दिए हैं। ठीक, तो चैप्टर में सीखेंगे क्या क्या चीजें हमें इनके बेसिस से पढ़नी है आगे। क्या लिखा हुआ है? ए में पी है, बी में क्यू तत्व लिखे हुए हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने लोग होंगे? अभी बताया था। ए में नंबर दिया है, बी में नंबर दिया है, ए क्रॉस बी में पूछ रहा है, खाली गुणा कर देते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं करना। और तुम्हें दिया हुआ है ए में कितने लोग हैं? पी हैं। बी में कितने लोग हैं? देखो बेटा, क्यू है। ए में कितने हैं? पी हैं। बी में कितने हैं? क्यू हैं। तो पूछ रहा है ए क्रॉस बी में कितने होंगे, तो लिखो ए क्रॉस बी में होंगे पी गुणे कितना? क्यू। पी गुणे क्यू नंबर, यानी कि अगर ए में तुम्हारे पास 5 हैं, बी में तुम्हारे पास 7 हैं, तो ए गुणे बी में तुम्हारे पास कितने होंगे बेटा? 35 नंबर होंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो भाई ये भी हो गया। क्वेश्चन सारे कॉपी पे कर लेना कंप्लीट। ठीक है, कुछ छूटे ना। देखो यहाँ एक लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये भी है। ए क्रॉस बी के एलिमेंट लिखे हुए हैं, ए क्रॉस बी के नंबर्स लिखे हुए हैं। बोल रहा है ए तथा बी का मान ज्ञात करिए। ए तथा बी बताइए। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी कर देते हैं सर। देखिए, अगर ये नंबर लिखा हुआ है तो बताया था इसमें से कौन सा ए से आता है, कौन सा बी से आता है। सबसे पहला वाला नंबर ए से आएगा, दूसरा वाला नंबर कहां से आएगा? बी से आएगा। वैसे इसमें भी ये वाला नंबर कहां से आएगा? ए वाला से आएगा। ये वाला कहां से आएगा? बी से आएगा। वैसे ये भी ए से आएगा और ये वाला कहां से आएगा? बी से आएगा। वैसे वाला ये भी ए से आएगा और ये कहां से आएगा? बी से आएगा। स्पेशल यही तो खूबी है कि अगर नंबर ऐसे लिखा हुआ है, 3 और 5 लिखा हुआ है, तो बात जान जाओ कि ये वाला हमेशा ए से है और ये वाला कहां से है? बी से है। सबसे पहला नंबर ए से आएगा, दूसरा नंबर कहां से आएगा? बी से आएगा। कह रहा है ए और बी का मान बताइए, तो देख लो कितने कितने लोग ए से हैं। कितने कितने लोग हैं ए से? देखो ए बी बी ए, मतलब ए और बी। देखो बेटा, एक ही सेट में दो दो लोगों को बदल बदल के नहीं लिखा जाता। जैसे ए लिख दिया, बी लिख दिया, सर ये वाला भी बी लिखिए और ये वाला भी ए लिखिए। नहीं बेटा, ये तरीका गलत हो जाएगा। ठीक, सेट के अंदर एक ही चीज को 2 बार नहीं लिखते। ठीक है, तो सिंपल मतलब रहेगा एक ही बार लिखना है, मतलब ए और बी लिखना है बस। ठीक है, वैसे ही देखो बी में कौन कौन है। अब बी में कौन कौन है? बी के लोगों को पकड़ो। बी में है तुम्हारा एक एक्स है, एक वाई है, एक एक्स है, एक वाई है। मतलब सिंपली कहा जाए तो एक्स और वाई ही है। एक एक्स है और एक क्या है बेटा? वाई है। तो तुम्हारा ये ए हो गया और ये क्या हो गया? बी हो गया। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बच्चों बनो बहुत तेज, क्योंकि तेज होना पड़ेगा। क्लास 12th की मैथमेटिक्स आसानी से समझ में नहीं आती किसी को जल्दी। ठीक है, तुम लोग तेज रहो, लेट्स स्टडी इंडिया के प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहो, हमेशा 2 कदम आगे ही चलते रहोगे। ठीक है, देखो ए बी सी डी, ए बी और एक्स वाई हमारे नंबर्स हो गए जो ए और बी में मिल रहे थे। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन भी कॉपी में मेंशन कर लो। ठीक, अगला एक क्वेश्चन देखो, एक लास्ट और बचा होगा। ठीक, एक और पार्ट है। इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में कह रहा कि 1 और 2 दिया हुआ है, हमारे पास ए में एलिमेंट है, बी में हमारे पास 3 और 4 हैं। तो कह रहा है ए से बी पर संबंधों की संख्या ज्ञात करिए। ए से बी पे कितने नंबर ऑफ रिलेशन बन सकते हैं, कितने संबंध बनाए जा सकते हैं, कितने रिलेशन बन सकते हैं, वो हमें बताने हैं। ए और बी हमें दिए हुए हैं। कह रहा है ए से बी पर कितने रिलेशन बन सकते हैं। बेटा कुछ नहीं करना, सब फॉर्मूले का खेल है। मैं तुम्हें रिकैप इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम्हें फॉर्मूले याद हो जाए। ठीक बेटा, देखो सूत्र क्या होता है। सूत्र क्या है? संबंधों की संख्या अगर तुम्हें निकालनी है, क्या निकालनी है बेटा? संबंधों की संख्या निकालनी है। तो ऐसे करो, 2 के पावर n ऑफ ए क्रॉस बी, 2 के पावर n ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी में जितनी संख्या होगी उसको लाके तुम 2 के पावर पे चढ़ा दो, आ जाएगा। देखो पहले क्या निकालते हैं, तब चलो हल करते हैं। n ऑफ ए, n में कितने लोग? 2 लोग। b में कितने लोग? देखो n ऑफ b में कितने लोग? 2 लोग। तो बेटा बताओ n ऑफ ए क्रॉस b में कितने लोग? 2 गुणे 2 मतलब कितने लोग? 4 लोग। तुमने ये बात निकाल लिया। अब तुम्हें ये पता हो गया तो संबंधों की संख्या निकालने के लिए 2 के पावर में लिख देते हैं। लिख दो 2 के पावर में, तब कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या कितना हो जाएगा? 2 के पावर में
n ऑफ a क्रॉस b, मतलब कुल संख्या। 2 के पावर कितना आया था? 4 आया था, मतलब कितने हो जाएंगे बेटा? 16 तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। a से b पे कुल 16 तरीके के संबंध यानी 16 तरीके के रिलेशन बनाए जा सकते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक बेटा हम लोग इंट्रो पढ़ लिए। ये रहा हमारे पास संबंध का परिचय। ठीक, संबंध हमारा सबसे पहला चैप्टर है, उसको अगर तुम अच्छे से जानना चाहते हो तो इतनी चीजें पहले तुम्हें समझ में आनी चाहिए। इतनी चीजों के बारे में अच्छी खासी जानकारी तुम्हें रखनी पड़ेगी। तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। हम संबंध चैप्टर को अब क्लास 12th की एनसीईआरटी से आगे बढ़ाने वाले हैं। तो अगला जो लेक्चर होगा वो अब सीधे सवाल, सीधे मुद्दे की बात की जाएगी। अब तक का परिचय हुआ कंप्लीट, परिचय पूरा कंप्लीट हो गया। यहां तक आप पढ़िए, संबंध के बारे में अच्छे से आप जान जाएंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक में संबंध को आगे बढ़ाते हुए। ठीक, बेस्ट ऑफ लक।